की सफाई। सुशील चंद्रा ने संभाला देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार। उनके पूर्ववर्ती सुनील अरोड़ा का सोमवार को समाप्त हुआ था कार्यकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रमुख वैश्विक सम्मेलन रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण का करेंगे उद्घाटन। 4 दिवसीय आयोजन में 50 देशों के 150 वक्ता लेंगे हिस्सा। इंग्लैंड ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क देशों की सूची में डाला। इससे पहले FATF भी पाकिस्तान को डाल चुका है उच्च जोखिम वाली श्रेणी में। और भारतीय नववर्ष नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत। वहीं पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और असम में मनाया जा रहा है बिहू। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। कल DCGI के विशेषज्ञ समूह ने स्पुतनिक V के आपात प्रयोग की सिफारिश की थी। भारत में कोविड महामारी से निपटने के लिए ये तीसरा वैक्सीन होगा जिसका आपात उपयोग किया जा सकेगा। भारत में इस वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण डॉक्टर रेड्डीज लैब करा रही है। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में स्पुतनिक टीके की आपूर्ति के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ समझौता किया है। डॉक्टर रेड्डीज ने इस वर्ष फरवरी में स्पुतनिक V के आपात उपयोग के लिए आवेदन किया था। स्पुतनिक V के टीके की 2 खुराकों को 21 दिन के अंतराल पर दिया जाएगा। इस टीके को 18 डिग्री पर भंडारण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्पुतनिक V टीके को मंजूरी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने दे दी है। जो स्पुतनिक V है, जो रशियन वैक्सीन है, उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की दृष्टि से अभी हमारे जो एक्सपर्ट कमेटी है हमारे ड्रग कंट्रोलर की, उन्होंने अपनी औपचारिक स्वीकृति दी है। नेगवैक ने भी उसके संदर्भ में अपनी तैयारी जो है, अपना ओपिनियन दिया है। अब हमें लगता है कि उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की औपचारिक स्वीकृति मिलना ये एक शायद फॉर्मेलिटी जैसा ही बचा है। और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच देश भर में टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। आज देशव्यापी टीका उत्सव का तीसरा दिन है। टीका उत्सव के दूसरे दिन कल वैक्सीन की 40,04,521 खुराक दी गई। देश भर में अब तक 10,85,33,000 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,22,53,697 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 89.51% हो गई है। कल देश भर में संक्रमण के 1,61,000 से अधिक नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटों में कोविड के कारण देश में 879 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे बाद अब मृत्यु दर घटकर 1.25% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 97,178 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। माफ करिएगा। भारत में कोरोना जांच के क्षेत्र में भी कई मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 25,92,07,108 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 14,122 सैंपल कल टेस्ट किए गए।
और कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी सहयोगी नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, सबसे पहले तो बढ़ते मामलों को लेकर सबसे ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं सरकार का जो जोर है वो टेस्ट ट्रीट पर है। क्या आपको लगता है अब जो नए कदम उठाए गए हैं इन बढ़ते मामलों को देखकर कितना असर उनका दिखाई देगा? जी बिल्कुल, इसका असर दिखाई देगा। अभी आपने देखा कि एक दिन में बीते 24 घंटे में 14 लाख सैंपल की टेस्टिंग हुई है, जो एक रिकॉर्ड है अपने आप में। भारत की कैपेसिटी से ज्यादा है एक दिन में करने की। तो अगर 14 लाख हो रहा है तब आप देखते हैं कि 1,62,000 केस आ रहे हैं। अगर हम मृत्यु दर देखें तो 1.32 है, 1.32 प्रतिशत है। मृत्यु दर कम है। निश्चित तौर पे अगर बड़े वॉल्यूम में देखें तो केसेस आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मृत्यु दर की हम बात करें तो वो बहुत ही कम है। और ये अगर ट्रेंड है तो इसका मतलब ये है कि संक्रमण तो आपको होगा लेकिन मृत्यु नहीं होगी अगर आप सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे और समय पर अस्पताल पहुंचेंगे। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव बातें हैं। ये जो वायरस है इस वक्त जो डबल म्यूटेट किया है, साथ ही साथ जो यूके का से जो वायरस आया है उसके वजह से बहुत ज्यादा संक्रमण है, तो बहुत तेजी से फैलेगा। पूरे परिवार को भी आपके चपेट में ले रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों की पूरी फैमिली संक्रमित हो रही है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर उनमें से जो कोमॉर्बिड वाले हैं, जिनको गंभीर बीमारियां हैं, बुजुर्ग हैं, अगर उनके सेहत पर नजर रखने की जरूरत है, उनकी तबीयत खराब हो रहा है तो अस्पताल में जाने की जरूरत है। बाकी लोग होम क्वारंटाइन में ठीक हो सकते हैं, तो एक ये भी अच्छी बात है। सरकार की जहां तक बात है, अब से थोड़ी देर बाद 4:30 बजे हेल्थ मिनिस्ट्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उसमें बहुत विस्तार से बताया जाएगा कि जो इस वक्त हालात उत्पन्न हुए हैं उसको कैसे और भी बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, इसका एक विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ राज्यों को बोला गया है कि आप कंटेनमेंट जोन पे फोकस करें, टेस्ट करें, लोगों को अवेयर करें कि वो ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाएं, घर से बाहर न निकले, अगर बहुत जरूरत ना हो तो भीड़ भाड़ में जाने से बचें। नितिन, स्पुतनिक वी को मंजूरी भी क्या आपको लगता है ये जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं इस संक्रमण को नियंत्रित करने में एक बड़ी मदद करेगा? और किस किस लिहाज से स्पुतनिक वी को वैक्सीन और कोविशील्ड से अलग देखा जा रहा है? देखिए, स्पुतनिक वैक्सीन की जो मंजूरी मिली है, आपातकालीन मंजूरी मिली है, इससे संक्रमण रोकने में तो फायदा नहीं होगा। इसलिए भी नहीं होगा कि अभी इसकी प्रक्रिया है और आगे आने वाले दिनों में ये डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा और राज्यों तक पहुंचेगा। तत्काल अगर वैक्सीन आप देते हैं तो संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद नहीं मिलेगी। संक्रमण के चेन तोड़ना है तो आपको अपने मास्क लगाना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, 2 गज की दूरी है उसका पालन करना है, हाथ साफ करते रहना है। जो अभी ऑनगोइंग चल रहा है, 45 साल से अधिक लोगों की जो टीकाकरण हो रहा है, वो लोग अब ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाएं। फायदा इससे ये होगा कि आप अगर कोमॉर्बिड है या फिर गंभीर रूप से बीमार है तो आपको वैक्सीन उस गंभीरता को, बीमारी को कम करेगा, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये संक्रमण को कम नहीं करेगा। संक्रमण फैलने से ऐसा अगर आप कोई सोच रहा है कि रोक देगा वैक्सीन, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी अगर वैक्सीन लेने के बाद भी आपको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है। फायदा ये हो रहा है कि 3 वैक्सीन आने से ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल होगा भारत में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिलेगा, राज्यों को मिलेगा। और जो एज ग्रुप है 45 साल, उसको कुछ देने के बाद मैक्सिमम लोगों को एज सरकार घटा भी सकती है अगर वैक्सीन उपलब्ध होता है तो। नितेंद्र, दिल्ली में जो लगातार मामले बढ़ रहे थे उनको देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं, जिसमें अस्पतालों को और ज्यादा जोड़ने के लिए और उन्हें कोविड अस्पताल के तौर पर एक इस्तेमाल करने की जो एक तरह से एक तैयारी की गई है। इस तैयारी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसमें जो नए अस्पताल जुड़ेंगे, क्या उनमें संसाधनों को लेकर किसी तरह की कमी देखी जाएगी? कितना कारगर होगा या देर से उठाया हुआ ये कदम दिखाई देता है? देखिए, अगर सच बताया जाए तो देर से उठाया गया कदम होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो 14 बड़े अस्पताल हैं उनको डेडिकेटेड कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। आप सोचिए कि जो लोग भर्ती हैं ऑलरेडी, जिसमें नॉन कोविड भी पेशेंट है, कोविड वाले भी पेशेंट है, क्या उनको सरकार बाहर निकालेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पेशेंट भर्ती है। कई सारे आईसीयू में पेशेंट नॉन कोविड के मरीज भर्ती है। जब तक वो ठीक नहीं होंगे उनको निकालना भी उचित नहीं है और वो ऐसा होगा नहीं। तो आने वाले दिनों में कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेगा इन अस्पतालों को फुल कोविड अस्पताल बदलने में। तब तक एक हफ्ते में कितना मामला बढ़ेगा ये तो देखने की बात होगी। लेकिन औसतन अगर हम देखें पिछले 3 दिन से 10,000 से ज्यादा दिल्ली में मामले आ रहे हैं और बाकी दूसरे अस्पतालों में भी 60 से 70-80% बेड को, आईसीयू के जो बेड है उसको कोविड के लिए दिल्ली सरकार ने बोला है। लेकिन इसका इम्पैक्ट एक हफ्ता लगेगा आने में।
क्योंकि ऑलरेडी आईसीयू में पेशेंट ऑलरेडी हैं। तो निश्चित तौर पे एक कदम तो अच्छा माना जाएगा, लेकिन देर से उठाया कदम माना जाएगा। फिर भी लोग को अस्पतालों पे भी, जो लोग बहुत जरूरी है, जिनको गंभीर बीमारियां, वही अस्पताल में जाए, बाकी लोग घर के अंदर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि संक्रमण से बचने की कोशिश करें, और इसके लिए जरूरी है कि बहुत जरूरी हो तभी आप निकले, भीड़ भाड़ में जाने से बचे, और मास्क जरूर लगाएं। ये बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि जब तक आप मास्क नहीं लगाएंगे और भीड़ में नहीं जाने से बचेंगे तो आप संक्रमित होंगे, और संक्रमित होंगे तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि क्षमता अस्पताल की कम है और ज्यादा से ज्यादा लोग भर्ती होने की सोच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों पर बोझ ज्यादा बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, विस्तार से इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर एन माथुर, निदेशक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के। जो बातें हमारे सामने अभी नितिन ने रखी हैं उन्हीं को और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर माथुर, स्पुतनिक वी वैक्सीन को जो आज मंजूरी मिल गई है, तीसरा वैक्सीन इस लड़ाई में हमारे साथ रहेगा, लेकिन इसमें 21 दिन पे दूसरी डोज दी जा सकती है। तो किस तरह से आपको लगता है कोवैक्सीन कोविशील्ड के साथ अब जब स्पुतनिक वी मिलेगा तो भारत का इस समय कोरोना महामारी, जो कि एक तरह से दूसरा चरण उसका चल रहा है, उसमें कितना कारगर होगा, किस तरह की मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, अभी हम बिल्कुल वैक्सीन के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट हैं, और वैक्सीन एक हमारी बहुत बड़ी होप है, जिससे कि हम इस महामारी में जो है अपने आप को विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स तो करने ही हैं, लेकिन ये तीसरी वैक्सीन आने से होगा ये कि हम जो गति है वैक्सीनेशन की वो किसी तरीके से बढ़ा पाएंगे। और लेकिन उसमें अभी टाइम है, अभी वो वैक्सीन कल नहीं आ जाने वाला है मार्केट में, लेकिन उसको मंजूरी मिल गई है, और वो जल्द ऐसी उम्मीद है कि हम उसको भी यूज़ करके वैक्सीनेशन कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है आज के हालात को देखते हुए कि जितनी जल्दी हो सके सारी की सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाए। डॉक्टर माथुर, स्पुतनिक वी को मंजूरी मिल गई है, जल्द ही ये शामिल हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो और 3-4 वैक्सीन इस समय एक तरह से ट्रायल स्टेज पर हैं, क्या आपको लगता है उनको भी मंजूरी? क्योंकि एक बड़ा संकट इस समय ये दिखाई देता है कि जिस तरह से तमाम राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन तब भी संक्रमण का जो एक तरह से ग्राफ है वो अभी कहीं कर्व लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कई राज्यों में। जी, बाकी वैक्सीन जो भी हैं, देखिए एक ये प्रक्रिया है, इसमें आप जल्दबाजी तो कर नहीं सकते हैं। एक पूरी स्टेजेस से पास होनी पड़ती है वैक्सीन, और उसमें कोई भी कटौती नहीं होती है उसके मापदंड में या उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो जितना टाइम लेगी वो तो लेगी, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्दी और भी ज़्यादा वैक्सीन जो हैं वो आए मार्केट में और हम लोगों को दे पाएँ, क्योंकि ज़रूरी ये है कि कितनी जल्दी हम सबको वैक्सीनेट कर पाएँ। एक या दो कंपनीज से वो संभव शायद नहीं हो पाएगा। जी डॉक्टर माथुर, जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, क्या आपको लगता है कि लोगों में एक तरह से लापरवाही कहे या फिर इस संकट को नहीं समझ पाए हैं, वो जो एक तरह से लापरवाही हुई है उसका एक असर देखा जा रहा है, जो मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? तो इसमें एहतियात के तौर पर प्रशासन अपनी तरफ से कई कदम उठा रहा है, लेकिन आम जनता के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? एक तो आम जनता जो भी सरकार बताए, जो भी नियम कायदे उसको एक्स्ट्रा बताए या उसको फाइन ट्यून करे या उसमें इम्पोर्टेंस बताए, उसको ले, ध्यान से ले, और उसमें कोई ऐसा ना हो कोई जना उसको पालन ना करे। यही सबसे गुजारिश है, और अब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हम पेंडेमिक की चरम सीमा पर हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब इसमें सरकार का और जो भी प्रशासन है उसका सहयोग दें। डॉक्टर माथुर, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल दिल्ली में जो हैं, उसके अलावा भी कुछ अस्पतालों को इस समय बढ़ते मामलों को देखते हुए उस कोविड की एक तरह से के लिए डेडिकेट करने की बात की गई है। कुछ नए बेड शामिल किए गए हैं तमाम उन अस्पतालों में।
क्या आपको लगता है जिन अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड और जोड़ा गया है उनमें जो अभी ऑलरेडी पहले से भर्ती हैं, जो हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि ये एक बड़ी चुनौती होगी कि उन पेशेंट्स का क्या किया जाए, ये कितना आपको लगता है कि कितने दिन में इसका असर दिखाई देने लग जाएगा इस पूर्ण इन तमाम कदमों का जो दिल्ली सरकार ने उठाया है? मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार जो भी कदम उठा रही है उसका असर आपको ऑलरेडी दिख रहा है और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर रोज समीक्षा ली जाती है और इसको फाइन ट्यून किया जाता है कि कहाँ पे बिस्तर बढ़ाए जाएं, कहाँ पे आईसीयू बेड्स बढ़ाए जाएं और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, ये पिछले 1 साल तो से क्या चल रही डॉक्टर है। माथुर आप ये मानते हैं अगर ये प्रक्रिया हर दिन की है और इस पर लगातार इस पर चर्चा हो रही थी और विश्लेषण हो रहा था और आकलन किया जा रहा था, फिर आखिर क्या वजह रही कि दिल्ली में ऐसी स्थिति पे दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली की पूरी व्यवस्था की लोगों को बेड की सुविधा नहीं मुहैया हो पा रही है, तमाम आईसीयू बेड्स नहीं है या वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड मौजूद नहीं है, फिर ये स्थिति कैसे आई? बेड्स जो हैं वो एक व्यवस्था में एक जगह ऐसा हो सकता है या कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि बेड्स कमी हो, लेकिन टोटल बेड्स देखे जाएं तो हर रोज ये समीक्षा ली जाती है और बेड्स अब अगर टोटल बेड्स देखे जाएं तो वो उपलब्ध हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर माथुर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोविड के मौजूदा हाल पर और बात करने के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं श्यामा मिश्रा। श्यामा, आपसे जानना चाहेंगे, जहां एक तरफ लगातार महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू, नाइट लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन हो रहा है, उसी में हमने देखा स्पुतनिक वी को मंजूरी भारत सरकार की। किस तरह से लगता है कि बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र सरकार जो अपना विश्लेषण आकलन कर रही है उसमें उन्हें लगता है कि लॉकडाउन से बचना मुश्किल है जो मौजूदा स्थिति है। जी देखिए ऋतु, परसों रविवार के दिन पर ये एक मीटिंग की गई थी जहां पर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही टास्क फोर्स की जो मेंबर्स हैं वो वहां पर शामिल थे और एक ही नतीजा वहां पर निकल पाया कि अगर इस चेन को तोड़ना है, वायरस के स्प्रेड को चेन को रोकना है तो लॉकडाउन लगाना अनिवार्य होगा। कब लगने वाला है ये लॉकडाउन, ये उस मीटिंग के बाद में प्रेस वार्ता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 14 तारीख को ये अनाउंसमेंट किया जाएगा कि किस तरीके से कड़े निर्बंध लगाए जाएंगे, लॉकडाउन लगाया जाएगा। 1 हफ्ते का होगा वो लॉकडाउन या 14 दिन का होगा, लेकिन अगर लॉकडाउन एक बार लग जाता है तो हम सभी जानते हैं कि वो एक्सटेंड होता ही रहेगा जब तक कि ये पूरी संख्या जो है वो कंट्रोल में आती हुई नजर नहीं आती है। बहरहाल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी हम कह सकते हैं 15 दिन से लग चुकी है महाराष्ट्र में, लेकिन आंकड़े कहीं कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कल की बात करें तो पहले के मुकाबले बिल्कुल कम आए हुए हैं आंकड़े, लेकिन ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग कल कम हुई है, यानी कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले टेस्टिंग कम हुई है और इसकी वजह से ये आंकड़े कम आए हुए हैं। नहीं तो क्योंकि ये पैटर्न कोई नहीं है कि नंबर्स लगातार कम होते जा रहे हैं, ये एक ही दिन में नंबर कम आया हुआ है और हम कल या आज शाम में जब नंबर्स आएंगे, आंकड़े, फ्रेश आंकड़े आएंगे, तब हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव केसेस जो होंगे वो फिर बढ़े हुए होंगे। इसके अलावा 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि उनकी एग्जाम्स को लेके कोई बात नहीं चल रही थी, उनको एग्जाम्स देना ही होगा, ये बात चल रही थी। लेकिन कल एक मीटिंग हुई जहां पर ये बताया गया कि 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो अब मई के आखिरी हफ्ते में एग्जाम्स देंगे, ऑफलाइन एग्जाम्स, और 10वीं के जो बच्चे हैं वो जून में देंगे। लेकिन अगर स्थिति ऐसी ही बरकरार रही तो हमें नहीं लगता कि ये जो ऑफलाइन एग्जाम्स की जो सोच रहे हैं वो पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि बच्चों को खतरे में डालना कोई नहीं चाहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज महाराष्ट्र में नववर्ष हो रहा है, गुड़ी पाड़वा मनाई जा रही है, रमजान का भी शुरुआत हो रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, साथ ही उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी लोगों से अपील की है कि जो भी आप फेस्टिविटीज करें उसे घर में ही सेलिब्रेट करें, बाहर में जाके, या क्योंकि एक ट्रेंड है रमज़ान में हम गले लगाते हैं एक दूसरे को, वो ना करें क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर होगा। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ इसमें एडिशन ही करेगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी प्रेशर में है महाराष्ट्र में। हमने पहले ही देखा है कि टास्क फोर्स की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो आईसीयू बेड्स है वो 95% भर चुके हैं
ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो भी लगभग 40% भर चुके हैं। तो ये तो कह सकते हैं ओवरऑल महाराष्ट्र के आंकड़े हैं। शहर के जो इलाके होते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ काफ़ी होती है, लेकिन जो टियर 2, टियर 3 या गांव के जो एरियाज़ होते हैं, आप और हम दोनों जानते हैं कि वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, और जब वहाँ आंकड़े बढ़ने लगते हैं तो किस तरीके से मंजर होगा वो हम बस इमेजिन ही कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। लोग 11 से 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर बेड्स की फैसिलिटीज़ बिल्कुल ही भर चुकी है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो जब तक अवेलेबिलिटी नहीं होती है, लोग अपने पेशेंट को घरों में रख के ट्रीट कर रहे हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए महाराष्ट्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को कैसे बढ़ाया जाए। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं वो स्थापित करने की बात चल रही है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शंस हैं उसकी होर्डिंग के ऊपर में रोक लगाई जा रही है। ब्लैक मार्केट जहां पर हो रहा है वहां पे रेड्स लगाए जा रहे हैं ताकि ये इंजेक्शंस जो नीडी हैं उन्हें आराम से और किफ़ायत दरों में उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा कई सारे जगहें हैं जो बड़े मैदान हैं उनमें फील्ड हॉस्पिटल्स बनाने की बात चल रही है। मुंबई की बात कर लें तो कांजूरमार्ग और मलाड ये एक इलाके हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। अन्य जो महाराष्ट्र के ज़िले हैं वहां पर भी कई सारे जगह आइडेंटिफाई कर ली गई है ताकि जो बढ़ते आंकड़े हैं लोगों के पेशेंट्स की उन्हें जल्द से जल्द एक तरीके से अटेंशन मिल सके, क्योंकि मृत्यु दर यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुका है और रोज़ के हिसाब से अगर हम मृत्यु देखें तो 300 के ऊपर ही मृत्यु के जो नंबर हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जान किस तरह से बचाया जा सके वो उसमें महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है और मेडिकल फैसिलिटीज़ को लगातार बढ़ाने में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोशिश लगातार जारी है यहाँ पर। ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा। मुंबई से एक तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकार क्या कर रही है और मौजूदा हालात क्या हैं उस पर विस्तार से बात करने के लिए। और आइए देते हैं आपको बड़ी खबर। विदेशी कोविड वैक्सीन को भारत में लाने की प्रक्रिया को तेज करने का केंद्र ने फैसला ले लिया है और जानकारी नितेंद्र सिंह दे रहे हैं। जी नितेंद्र, क्या अपडेट है इस पे? देखिए, एक बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और पैंडेमिक का जिस तरीके से पीक है उसको देखते हुए जो वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत तेजी से चलाया जाए। और भारत देखिए कि हमेशा से प्रोएक्टिव स्टेप लिया और इसमें भी प्रोएक्टिव स्टेप लिया है कि जो भी विदेश में वैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज किए गए हैं जिसमें WHO में लिस्टेड है उनको भारत में लाया जाएगा। उन वैक्सीन का प्रयोग भारत में होगा, जल्द से जल्द होगा और उनको मान्यता इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है फॉरेन प्रोडक्ट को। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो नोवैक है जो भारत में जो इस पे पूरे डॉक्टर DK पॉल के अंडर में कमेटी है जो नजर रखती है वैक्सीन के अप्रूवल पे और बाकी चीजों पे, उन्होंने रिकमेंडेशन किया है कि US FDA से जो अप्रूव वैक्सीन है, चाहे UK MHR से जो अप्रूव्ड वैक्सीन है या फिर PMDA जापान से जो अप्रूव्ड वैक्सीन है जो इमरजेंसी यूज के लिए लिस्टेड है WHO में, उन तमाम वैक्सीन को भारत में लाया जाएगा। और यहाँ पर एक हफ्ते का ब्रिज ट्रायल होगा और उस ब्रिज ट्रायल के बाद इस वैक्सीन को भारत में लगाया जाएगा। इससे फायदा ये होगा ऋतु कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर तरह के जो वैक्सीन है वो भारत में आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सकता है। तो एक बास्केट ऑफ वैक्सीन भारत में आ रहा है बहुत जल्द ही और एक हफ्ते के अंदर उसको ब्रिज ट्रायल में करके अप्रूवल दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी खबर है ये और बहुत बड़ा मैसिव ड्राइव है वैक्सीनेशन के देश में कि जितने भी दुनिया में बेस्ट वैक्सीन है उनका प्रयोग भारत में होगा अब। और इससे क्या फायदा होगा कि जो जितने लोग हैं हमारे 130 करोड़ की जनसंख्या है उसको जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाएगा। 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा कदम वैक्सीनेशन के दिशा में सरकार ने उठाया है। नितेंद्र, बिल्कुल आपने कहा बास्केट ऑफ वैक्सीन है ये, कई ऐसे वैक्सीन अब इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन क्या ये सवाल ये भी उठाता है कि इतना बड़ा फैसला सरकार ने निश्चित तौर पर लिया है, इतनी बड़ी जनसंख्या है जिसको कैटर करने की जरूरत है, लेकिन क्या कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी को मंजूरी देने के बाद भी जनता तक वैक्सीन नहीं पहुंच रहा था, ये भी एक कारण है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस मात्रा में वैक्सीन की जरूरत है उस मात्रा में अभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई चूंकि 2 ही वैक्सीन है जिसको अपने यहाँ भी यूज हो रहा है, बाकी विदेश में भी देना। चूंकि हम जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है, 60% वैक्सीन हमारे यहाँ बनता है और इतना ही 60% निर्यात भी किया जाता है। तो हमें ग्लोबल जरूरतों को भी पूरा करना है और अपनी जनसंख्या को भी वैक्सीन देना है।
ये जरूरी है। ये हमारे इंटरनेशनल WHO के गाइडलाइन के तहत भी काम करना होता है। तो ऐसे में सिर्फ 2 या 3 जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है उनके जरिए ये हम कमी को पूरा नहीं कर सकते दुनिया के, चाहे अपनी जनसंख्या के। इसलिए ये इमरजेंसी में, चूंकि मामले आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और इसको कैसे कम किया जाए और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए, उनको वैक्सीनेशन के दायरे में लाया जाए, इसलिए दुनिया की जितनी भी, चाहे अमेरिका का FDA हो, जापान का हो, UK का हो या यूरोप का जो एजेंसी है, उन्होंने जिन वैक्सीन को मान्यता दी है, जिसको WHO में लिस्टेड किया गया है इमरजेंसी यूज के लिए, उन तमाम वैक्सीन को भारत में लाया जा रहा है और एक छोटा सा ब्रिज ट्रायल होगा 1 हफ्ते का। उसके बाद इन वैक्सीन को लगाने की अनुमति दी जाएगी। क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन में एक इमरजेंसी कदम उठाया गया है भारत सरकार की तरफ से। हम देखे थे, हम पिछले साल में हम लोगों ने देखा था कि केंद्र सरकार ने एक शुरुआत में ही लॉकडाउन लगाया था, ताकि एक प्रोएक्टिव फैसला था, ताकि हमारे सिस्टम को भी ठीक किया जा सके, लोगों को भी जागरूक किया जा सके। तो भारत सरकार हमेशा से प्रोएक्टिव कदम उठाती रही और ये भी उसी का एक पार्ट है। और अगर हम सारी दुनिया की जो बेस्ट वैक्सीन है, चाहे मॉडर्ना हो, फाइजर हो, या तमाम जिसकी एफिकेसी बहुत अच्छी मानी जा रही है, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन का सिंगल डोज का वैक्सीन है, इन तमाम वैक्सीन को भारत में लाया जाएगा। और इससे फायदा ये होगा कि अपनी जितनी भी जनसंख्या, अभी तो 45 साल से अधिक उम्र के लग रहा है, उसके बाद भी नीचे की उम्र के लोगों को भी, चूंकि युवा इस बार ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं और हमारे इकोनॉमी को भी चलाना बहुत जरूरी है, हम इकोनॉमी को बंद नहीं कर सकते, लॉकडाउन नहीं लगा सकते। तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है और सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और एक बहुत साहसिक कदम माना जाएगा इसके लिए। जी, साहसिक कदम आप बता रहे हैं नितेंद्र, और इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अब विदेशी कोविड वैक्सीन जो शामिल होंगे, आपने कहा बिंज टेस्टिंग के बाद इसको शामिल किया जाएगा, तो कितना वक्त इसमें लग सकता है? देखिए, थोड़ा सा इसमें लगेगा, क्योंकि अब सरकार ने एक फैसला लिया है, कुछ प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया जिसमें ब्रिज ट्रायल की भी मैंने बात किया कि 7 दिन का कम से कम ब्रिज ट्रायल होगा और उसके बाद इंपोर्ट होगा, बल्क में ड्रग मटेरियल्स आएंगे, ऑप्टिमल कैसे इसका यूटिलाइजेशन होगा, उन तमाम चीजों पे, और कैपेसिटी इसका कैसे होगा, स्टोरेज कैसे होगा, शहरों में कैसे कौन से वैक्सीन ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर कई सारे वैक्सीन है। तो उन तमाम चीजों को भी देखा गया है, उसका फैसला लिया गया है। ये तमाम अगले मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर तमाम वो व्यवस्था कर दी जाएगी। उसके बाद ये तमाम जो वैक्सीन है वो भारत में आएंगे। कम से कम हफ्ता 10 दिन का वेट करना पड़ेगा। जी नितेंद्र, निश्चित रूप से विदेशी वैक्सीनों, कोविड वैक्सीनों को शामिल करने और इस्तेमाल करने की जो अनुमति केंद्र सरकार ने दी है, ये एक बड़ा कदम। क्या इस तरह से भी इसको देखा जाए कि जब जनवरी में टीकाकरण शुरुआत हुई थी, तब जो हेल्थ वर्कर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जिनको टीके लग गए, इस सेकेंड सर्ज में हमने देखा कि इसी समय पिछले साल हम देख रहे थे लगातार हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स इसमें एक तरह से इस संक्रमण से ग्रसित होते और उन लोगों की जान जाने की जो खबरें आ रही थी, वो इस बार नहीं है। तो टीकाकरण की सबसे ज्यादा जरूरत है, टीका ही इस समय इस संक्रमण, इस महामारी से बचा सकता है। उस लिहाज से ये बेहद बड़ा कदम सरकार का। जी बिल्कुल, हम देखें कि पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि ज्यादातर डॉक्टर्स संक्रमित हो रहे थे और कई डॉक्टरों की जान चली गई थी, कई हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की जान चली गई थी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि चूंकि सबको 2 डोज लग चुका है, 2 डोज के बाद भी समय हो चुका है, तो एंटीबॉडी भी बन गई है। तो हम इस बार ऐसा नहीं देख रहे हैं कि अस्पतालों में, हाँ जरूर कुछ अस्पतालों में संक्रमित डॉक्टर हुए हैं, लेकिन उतनी गंभीर से नहीं रहा है बीमारी और उतनी उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी या फिर डेथ नहीं हुई। तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि वैक्सीन का असर ये है कि आपकी बीमारी की गंभीरता को कम करता है। भले ही वो संक्रमण को न रोक पाए, अगर वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है तो संक्रमित करेगा, लेकिन वो सीवियर नहीं होगा, बहुत भयावह नहीं होगा। आपको आईसीयू में, वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैक्सीन का एक बहुत बड़ा फायदा ये है। और इससे ज्यादा से ज्यादा जब वैक्सीनेशन होगा, कम से कम 70% अगर पॉपुलेशन वैक्सीनेट होगी तो वायरस खत्म हो जाएगा। हम महामारी से बीमारी के दायरे में आ जाएंगे, जो हम एंडेमिक बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं। तो वो तमाम चीजों से, महामारी से हम हट करके एक बीमारी के दायरे में आते हैं। तो ये जरूरी है कि 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगे। एक तो होता है हार्ड इम्यूनिटी, नेचुरल तरीके से सब इन्फेक्टेड हो तब हो, लेकिन अगर वैक्सीन के जरिए हार्ड इम्यूनिटी होती है तो वो जल्द होगा और इससे बीमारी, वायरस सप्रेस होगा, नीचे जाएगा और बीमारी, वायरस खत्म होगा। ये जरूरी है। इस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि कम से कम
2 महीने में या 4 महीने में एक मैसिव ड्राइव करके वैक्सीनेशन को सबको दायरे में लाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल नितेंद्र, जैसे आपने कहा कि 2 या 4 महीने में, क्योंकि जो तमाम तकनीकी पहलू होंगे, भारत में अनुमति देने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला आज केंद्र सरकार ने लिया है विदेशी कोविड वैक्सीन को, तो उसकी एक अपनी पूरी प्रक्रिया है जिसमें तापमान है, स्टोरेज है, किस तरह से वितरण किया जाएगा, उन तमाम पहलुओं पर काम करने की जरूरत है। उसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए भारत में कोविड की महामारी, संक्रमण के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से ये एक बड़ा कदम है केंद्र सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात ताजा खबर की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार अभियान पूरे जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने दार्जिलिंग में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद से राज्य की सरकारों ने दार्जिलिंग का विकास रोका है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को मौका देंगे तो 5 साल में दार्जिलिंग का विकास कर देंगे। आजादी के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अब ये दीदी, तीनों ने दार्जिलिंग के विकास को फुल स्टॉप लगा दिया है। मैं आज आपको कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल के सारे नेता यहां बैठे हैं। एक बार आप मोदी जी को मैंडेट दे दीजिए, 5 साल में दार्जिलिंग की सभी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी निकाल कर। साथ ही उन्होंने कहा कि गोरखा समुदाय के खिलाफ जितने भी मामले हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा। मैं कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आंदोलन के जितने भी मुकदमे किसी भी गोरखा भाई पर है, सबके सब 1 सप्ताह के अंदर हम वापिस लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। मित्रों, गोरखा भाइयों को विस्थापित का जीवन जीना पड़ा, दर दर भागना पड़ा, छिपना पड़ा। आपका ये राजनीतिक वनवास लंबा चलने वाला नहीं है। 2 मई को दार्जिलिंग में दिवाली होने वाली है। 2 मई को ये पहाड़ पर आग नहीं लगेगी। 2 मई को ये पहाड़ पर दिए जलकर उत्सव मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा। चुनाव आयोग ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को उनके 29 मार्च को दिए गए भाषण के लिए चेतावनी दी है। इसके लिए उन्होंने 9 अप्रैल को जवाब दाखिल किया था। आयोग ने उन्हें सलाह दी है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू है तो सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान देने से बचें। साथ ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष से कल सुबह 10 बजे तक कूच बिहार के सीतलकुची की घटना पर उनके बयान पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। इधर चुनाव आयोग ने सीतलकुची में सीआरपीएफ जवानों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर भाजपा नेता राहुल सिन्हा पर भी 48 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं करने की पाबंदी लगा दी है। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तकनीकी सलाहकार नेटवर्क टीम को संबोधित करते हुए कहा कि टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए हमें एक कार्य योजना की जरूरत है और इसे एक जन आंदोलन बनाने की जरूरत है ताकि हम 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा कर सकें। Tuberculosis cannot be eliminated without the active participation from each one of you. On the World TB Day recently, I had officially called out for a TB Mukt Bharat. To fulfill our dream of a TB Mukt Bharat, we need to make this into a genuine people's movement. We will have to do more over and above what we are currently doing. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू 7 दिनों के लिए लगाया गया है। यह कर्फ्यू आज से शुरू होकर 19 अप्रैल तक रहेगा।
19 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस दौरान रोजमर्रा के काम जारी रहेंगे और दूसरे प्रदेश और दूसरे जिलों से जरूरी सामान का आना जाना जारी रहेगा। इसके साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, किराने, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, मजदूरों का आना जाना, खेती किसानी से जुड़े कामों पर कोई रोक नहीं होगी। देश में कोरोना वायरस के आंकड़ों में बढ़ोतरी होना बदस्तूर जारी है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 13,500 मामले सामने आए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील करते हुए उन्हें घर पर ही रहने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि घर पर ही चिकित्सकों के जरिए कोरोना मरीजों का इलाज कराया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम्स, वहीं लोकल डॉक्टर्स की टीम्स एनालाइज कर रही हैं हर हॉस्पिटल की कि अगर आपको बेड की ज़रूरत नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप घर जाके अपना इलाज करा लीजिए या बगल के बैंक्वेट हॉल में या वो दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाइए। इसमें मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक उनके साथ कोऑपरेट करें, उसमें ज़िद ना करें, बिकॉज़ हमें पूरी दिल्ली को संभालना है। हमारे लिए हर जान कीमती है। भारतीय राजस्व सेवा आयकर कैडर के 1980 बैच के अधिकारी सुशील चंद्रा ने आज देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुशील चंद्रा को देश के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। सुनील अरोड़ा के कल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से मुक्त होने के बाद इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई। और एक बार फिर हम लौटेंगे अपनी एक बड़ी खबर पर। जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने कोविड के विदेशी कोविड वैक्सीन को भारत में अनुमति देने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है। टीकाकरण को गति देने के लिए लिया गया ये बड़ा फैसला है। इस फैसले पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी सहयोगी नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। किस तरह से इस समय जो मौजूदा स्थिति है कोविड की भारत में, क्या उसे देखते हुए ये विदेशी कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? हालांकि हमारे पास 3 वैक्सीन इस समय, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी को मंजूरी देने के बाद 3 वैक्सीन एक तरह से कहे जा सकते हैं कि भारत में थे। जी बिल्कुल, एक बड़ा कदम है। खासतौर पे जो बास्केट है वैक्सीन को, उसको बढ़ाने की बात की गई है कि अगर इस बास्केट में एक ने 3 वैक्सीन चली है, उसके अलावा भी और दुनिया में सबसे जो बेस्ट वैक्सीन है उनको भारत में शामिल लाया जा रहा है। तो इसके लिए एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से कि इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है और खासतौर पे उन देशों में जो बहुत क्रेडिबल है, जहाँ पर उनकी जो रेगुलेटरी सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, तो उन्होंने अपने देश में उसके अप्रूवल दिया है विदेशी वैक्सीनेशन ऑथराइजेशन का। उन लोगों को भारत में लाया जा रहा है। खासतौर पे जो इस फैसले की 3 बड़ी बातें हैं। पहला ये है कि बहुत ही जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसको स्ट्रांग करना और तेज गति से निर्णय लेने की प्रक्रिया इसमें एक तो दिख रही है। जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जो फॉरेन वैक्सीन है उनको आसानी के तरीके से भारत में आ सके और जो क्रेडिबल जो रेगुलेटरी सिस्टम है, जैसे FDA US का हो या फिर UK का हो या जापान का हो, जिनको WHO से मान्यता मिली हुई है, तो उन वैक्सीन को भारत में लाया जाता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि उन वैक्सीन को, जिसको हम बोलते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट है, चाहे मॉडर्ना की हो या फाइजर की हो या जॉनसन की हो या फिर दूसरी और भी वैक्सीन हो, तो उनको एक तो इम्पोर्ट किया जा सकता है, साथ ही साथ भारत में इसका प्रोटेक्शन भी होगा, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा इसके जरिए। तो बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा फैसला है। ये 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इस पूरे फैसले में देखने को मिल रहा है। इससे फायदा ये होगा कि भारत, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है, दुनिया के 60% वैक्सीन भारत में बनता है, दुनिया के 60% वैक्सीन दुनिया में निर्यात होता है। तो पूरी दुनिया की निगाह भारत से है। अगर पेंडेमिक को खत्म करना है, इस महामारी को खत्म करना है, तो पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन होना जरूरी है, सिर्फ अपने देश में ही नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि पोलियो के मामले में हमने देखा था कि दुनिया के किसी देश में अगर धरती पे पोलियो का वायरस है तो दोबारा खतरा रहता है कि दूसरी जगह फैल सकता है। इसलिए एक मैसेज चलाया गया था कि उसी तरीके से किसी भी देश में अगर ये वायरस
देने का खतरा रहता है। एक तरफ अपने देश के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा ताकि यहाँ से बीमारी खत्म हो, साथ ही साथ जो हमारे दूसरे देश है जो भारत से निर्भर है वैक्सीन पे, वहां भी वैक्सीनेशन होगा, तब भी जाकर के दुनिया से महामारी खत्म होगी और जो अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। जो लोग घुटन भरी जीवन जी रहे हैं, मास्क के अंदर जी रहे हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। और इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीन, जो बहुत ही अच्छी वैक्सीन दुनिया को भारत में आएगा, यहाँ प्रोडक्शन भी होगी, अपने देश के लोगों को लगेगा, साथ ही साथ हम दुनिया के दूसरे देश में भी जा सकते हैं ताकि इसका लाभ सब मिल सके। नितेंद्र, इस खबर में वैक्सीन को मंजूरी देने की प्रक्रिया को तेज करने की बात की गई है, तो कई ऐसे तकनीकी पहलू होंगे जिस पर काम करने की अभी भी जरूरत है, तो कौन कौन से पहलू हैं, क्योंकि वही तय करेंगे कि कितना समय लगेगा इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में। देखिए, सबसे जो अप्रूवल का एक तरीका होता है कि लोग फॉरेन का वैक्सीन है जहाँ पे उनके क्लिनिकल ट्रायल होता है, कितने लोगों के होगा, वो डाटा उनको सबमिट करना होगा हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उनके पास। इसके अलावा उसकी एफिकेसी कितनी है और उसका साइड इफेक्ट कितना है, कितने लोगों को हुआ है, वो तमाम डाटा इनको सुरक्षा के जो जितने डाटा होते हैं वो सबमिट करने होंगे। साथ ही साथ भारत ये भी सुनिश्चित करेगा, हमारे रेगुलेटरी सिस्टम जो है ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के अंदर वो ब्रीज ट्रायल एक बनाएगा 7 दिन का। तो ब्रीज ट्रायल होगा एक लिमिटेड पॉपुलेशन में कि उनपे कितना, हमारे अपने जो लोग हैं उनपे कितना असर हो रहा है और उसमें कितना साइड इफेक्ट होगा, तो इस पे एक नजर रखी जाएगी और ये प्रक्रिया को थोड़ा छोटा किया जाएगा। तो वो जब रिपोर्ट आएगा, वो डाटा जब सबमिट करेंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास, रेगुलेटरी के पास, और वो सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर तुरंत मंजूरी दे दी जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि एक साथ साथ ब्रीज ट्रायल चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कई सारे लोगों से जिनसे अपने जो यूरोप या किसी भी देश में, अमेरिका में उन्होंने ट्राई किया होगा या जापान में या यूके में अपने जनसंख्या पे किया होगा, तो उसके डाटा को भी शामिल किया जाएगा। ये एक फैसला है कि ब्रीज ट्रायल थोड़ा सा करना पड़ेगा उनको और उस डाटा को भी सबमिट करना होगा और उसकी इफिकेसी और सेफ्टी दोनों देखा जाएगा और साथ ही साथ वो कितना इफेक्टिव है ये भी देखा जाएगा और उसके बाद अप्रूवल मिलेगा। प्रक्रिया को सॉल्व किया गया है क्योंकि हालात बहुत ही विकराल लेता जा रहा दुनिया भर में, ऐसे में प्रक्रिया सॉल्व होगा और एक अच्छा मैसेज ये भी है कि जितनी जल्दी ये वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी, जितना जल्दी प्रोडक्शन होगा, जितनी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा बनाएंगी, उतने मात्रा में, उतनी वैल्यू में ये वैक्सीन मिलेगा ताकि दुनिया के बाकी देशों को भी साथ साथ अपने देश के लोगों को भी वैक्सीनेट किया जाए। क्या नितेंद्र, इस फैसले के पीछे ये भी एक कारण है कि विदेशों में जो ये तमाम वैक्सीन इस्तेमाल किए गए हैं इनका असर देखा जा चुका है और इसलिए ये तय किया जा रहा है कि इन्हें भारत में इस्तेमाल किया जाए, या भारत का संकट ज्यादा बड़ा है इसलिए इन तमाम टीकों को की प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए मंजूरी दी गई है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी यहाँ जो वैक्सीनेशन की गति होती है इसका ख्याल रखना, पहली बात। दूसरी बात कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है और जो हमारी पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट करने में थोड़ा वर्ष लगे, क्योंकि साथ ही साथ कम से कम 5 ऐसी जो कंपनी है वो क्लिनिकल ट्रायल में है, कोई फेज 1 में, कोई फेज 2 में, कोई फेज 3 में, अक्टूबर नवंबर वक्त लगेगा अप्रूवल मिलने में। तो इन वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, तो साथ ही साथ दुनिया में पर की वैक्सीन वहाँ पे लोगों को लगाया जा रहा है, अमेरिका हो या हो या जापान हो या इजराइल हो, बाकी दूसरे देशों में जो वैक्सीन वहाँ लगाया जा रहा है, वहाँ पे उनके डाटा को कलेक्ट किया गया है। एक फायदा ये होगा कि हम अपने वैक्सीन के हॉस्पिटल को बना करेंगे, हम अपने वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम देंगे और साथ ही साथ जल्द से जल्द वैक्सीनेट करके अपने लोगों को सुरक्षित करेंगे, दुनिया के दूसरे देश को भी सुरक्षित करेंगे और एक मुहिम को बेहतर तरीके से चलाया जाएगा ताकि लॉकडाउन जैसे यहाँ पे जो हो रहा है उसकी नौबत। जी नितेंद्र ने जिस तरह से बताया कि 3 बेहद महत्वपूर्ण पहलू हैं आज के इस बड़े फैसले के, विदेशी कोविड वैक्सीन को भारत में अनुमति देने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला सरकार ने लिया है, जिसमें 3 जो मुख्य बिंदु हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट स्ट्रीमलाइनिंग और फास्ट ट्रैकिंग ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम पर ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा है कि किस तरह से ज्यादा विदेशी जो वैक्सीन है कोविड के उनकी उपलब्धता देश में मुहैया कराई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर सके।
साथ ही साथ एक पूरी व्यवस्था यानी कि इंपोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाएगा और इनके प्रोडक्शन में भारत किस तरह से एक बड़ी भूमिका निभा सकता है उस पर। तो इन 3 पहलुओं को लेकर ये काफी बड़ा फैसला आज केंद्र सरकार ने लिया है विदेशी कोविड वैक्सीन को भारत में अनुमति देने की प्रक्रिया को तेज करने के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिड डे प्राइम में खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे मामा जी अब कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भू राजनीतिक विषय से जुड़े भारत के प्रमुख वैश्विक सम्मेलन रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण रायसीना संवाद का 6ठा संस्करण ऑनलाइन आयोजित हो रहा है, जो कि आज से शुरू होकर 16 अप्रैल तक चलेगा। इस बार का थीम वायरल वर्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल है। इसमें कुल 50 सत्र होंगे, जिसमें 50 देशों और बहुपक्षीय संगठनों के 150 वक्ता हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के साथ रायसीना संवाद का उद्घाटन होगा। उद्घाटन सत्र में रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कॉगमे और डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सेन मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। बाद के सत्रों में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल भी हिस्सा लेंगे। पुर्तगाल, जापान, मालदीव और ईरान के विदेश मंत्रियों के अलावा इस वार्ता में कई नेता और उच्च अधिकारी भाग लेंगे। और रायसीना डायलॉग पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी सहयोगी अभिषेक झा। अभिषेक, एजेंडा और एक तरह से कह सकते हैं जो फोकस रहेगा इस बार रायसीना डायलॉग का, वो किन मुद्दों पर रहेगा? अब हमने देखा कि पूरी अभिषेक से हमारे संपर्क में कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, उनसे फिर हम बात करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रांस के विदेश मंत्री जावेस ली द्रिया 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन आज द्रिया ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। जावेस ली द्रिया आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सामूहिक चर्चा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मिलेंगे। फ्रांस के विदेश मंत्री रायसीना संवाद में भी हिस्सा लेंगे। भारत और फ्रांस के बीच 1998 से ही रणनीतिक साझेदारी है। इस दौरान नियमित रूप से उच्च स्तरीय विचार विमर्श और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। फ्रांस के विदेश मंत्री की इस यात्रा से कोरोना काल के बाद व्यापार, रक्षा, जलवायु, प्रवासन और आवागमन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत होने का रास्ता साफ होगा। और पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू होगी। बालटाल और चंदनवाड़ी दोनों ही मार्गों से अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण किया जाएगा। 56 दिवसीय ये यात्रा 28 जून को शुरू होकर 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। यात्रा पर जाने के इच्छुक श्रद्धालु www.jksasp.nic.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यात्रियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पर अपना फोटो और अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र शामिल करने के साथ अन्य आवश्यक जानकारी देनी होगी। पंजीकरण के लिए इस साल 15 मार्च के बाद जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। 13 साल से कम और 75 साल से अधिक आयु के श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। और देश भर में आज से चैत्र नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है। देश भर के मंदिरों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जा रही है। मां शक्ति की पूजा के इस पर्व के दौरान लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत करते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है।
मां के इस स्वरूप को सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में आज भक्तगण बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचकर मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की अर्चना कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हालांकि कोरोना के खतरे के चलते सावधानियों का भी पूरा एहतियात रखा जा रहा है। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवाला मंदिर और कालकाजी मंदिर में भक्त पूरी श्रद्धा और सावधानी के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में भी श्रद्धालु कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मंदिरों में पहुंचकर मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने भी कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरती है। तापमान और स्वच्छता से जुड़ी सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। और जम्मू कश्मीर के कटरा में भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भाव के साथ मंदिरों में पहुंचकर मां की आराधना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को नवरात्रि के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आप सभी को शक्ति, दृष्टि, स्वास्थ्य और सिद्धि प्रदान करें। देश के अलग अलग हिस्सों में जो त्योहार आज मनाए जा रहे हैं, आज पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और असम में बिहू मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को इन सभी त्योहारों की बधाई दी। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। ब्रिटेन ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान को 21 उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में डाला है। इससे पहले FATF भी पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में डाल चुका है। सूची को ब्रेक्जिट के बाद के घटनाक्रमों के हिस्से के रूप में जारी किया गया है। इससे पहले यूरोपीय संघ द्वारा चौथी सूची निकाली जाती थी। अब ब्रिटेन की अपनी अलग सूची है जिसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने घटनाक्रम पर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान को शामिल करने का ब्रिटेन का निर्णय तथ्यों पर आधारित नहीं है। चौधरी ने उम्मीद जताई कि ब्रिटेन अपने नियमों की समीक्षा करेगा। और आइए अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें मिड डे प्राइम में। और खेल की खबरों के साथ जुड़ गई हैं हमारी साथी सुचित्रा। जी सुचित्रा, क्या खबरें खेल जगत से? शुक्रिया ऋतु। शुरुआत करते हैं IPL के साथ। इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हराकर जीत के साथ आगाज किया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 221 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम के कप्तान और सलामी बल्लेबाज KL राहुल ने 91 रन की शानदार पारी खेली। दीपक हुड्डा ने 28 गेंद पर 4 चौके और 6 छक्के की मदद से 64 रन बनाए। वहीं क्रिस गेल ने 40 रन का योगदान दिया। जवाब में 222 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम कप्तान संजू सैमसन के शतक के बावजूद 7 विकेट पर 217 रन ही बना सकी। संजू ने 63 गेंद पर 12 चौके और 7 छक्कों की मदद से 119 रन की पारी खेली। उनके अलावा जोस बटलर और रेयान पराग ने 25-25 रन बनाए। आखिरी ओवर में राजस्थान को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे, लेकिन तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने केवल 8 रन दिए और लगभग हारा हुआ मैच पंजाब की झोली में डाल दिया। पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 3 और मोहम्मद शामी ने 2 विकेट लिए।
बात फुटबॉल की। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग के एक अहम मुकाबले में आज इंग्लिश क्लब चेल्सी का सामना पुर्तगाल के FC पोर्तो से होगा। पहले लेग में चेल्सी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-0 से जीत हासिल करने में सफलता पाई थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाने वाली चेल्सी का प्रदर्शन चैंपियंस लीग में अब तक शानदार रहा है। नए मैनेजर थॉमस टुकल की कोचिंग में टीम के प्रदर्शन में निरंतर सुधार हो रहा है। उनके मार्गदर्शन में चेल्सी ने पिछले 17 में से केवल एक मुकाबला गंवाया है। इंग्लिश क्लब के मिडफील्डर कांटे के खेलने पर संशय बना हुआ है। चेल्सी और पोर्तो के बीच दोनों लेग के मुकाबले स्पेन के सेविया में खेले जा रहे हैं। चैंपियंस लीग में ही आज क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में पिछली बार के विजेता बायर्न म्यूनिख का सामना पेरिस सेंट जर्मेन से होगा। फ्रेंच क्लब PSG ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले लेग में जर्मन क्लब बायर्न को 3-2 से हराकर पिछले साल फाइनल में मिली हार का बदला ले लिया था। हालांकि PSG की कोशिश दूसरे लेग में भी अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल में स्थान बनाने की होगी। दूसरी तरफ बायर्न का इरादा घरेलू मैदान पर मिली हार को भुलाकर इस मुकाबले को बड़े अंतर से अपने नाम करने का होगा। PSG ने चैंपियंस लीग में अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अंतिम 16 में उन्होंने बार्सिलोना को हराने में सफलता पाई थी। फ्रेंच क्लब के इस प्रदर्शन में एम्बापे का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने इस सत्र में PSG के लिए 39 मैच में 33 गोल किए हैं। तो ये थी कि इस वक्त की खेल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं ऋतु के पास। खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर खबर हटकर।